पेन पेन कहाँ रखते हैं? ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। खुशबू, चंचल, राधिका, जय हिंद, शिवांकी। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर और ज़्यादा लेट हम नहीं करेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं डेली की तरह। आवाज़ जा रही है मेरी? ओके, गुड इवनिंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये मैंने हिस्ट्री से लिया है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि अखिल भारतीय अनुसूची जाति संघ यानी कि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन वाज इस्टेब्लिश्ड बाय। आपको ये बताना है कि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन किसने बनाया। आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, वल्लभ भाई पटेल या मदन मोहन मालवीय। नितेश, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? जल्दी से बताएं और इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। खुशबू ने बोला है ए, चंचल ने भी बी बोला है। चंचल ने कहा महात्मा गांधी, खुशबू ने कहा है भीमराव अंबेडकर और विक्रम ठाकुर गुड इवनिंग। जल्दी से आंसर दो सभी लोग, बाकी लोग भी। तब तक मैं इसके बारे में बता दूं, इसका जो सही आंसर होगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर जी ने इसे बनाया था। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और आज मैं इनके बारे में हल्का सा आपको बताऊंगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये किस ईयर में बना था? तब तक हम इनके बारे में हल्का सा और जानेंगे कुछ। भीमराव अंबेडकर जी को, इनका जन्म हुआ था 1891 में जन्म हुआ था और इनकी डेथ होती है 1956 में इनकी डेथ होती है। भीमराव अंबेडकर जी को शुरुआत में बाबा साहेब कहा जाता था और ये जो थे भारत के पहले लॉ मिनिस्टर बनाए गए थे। और अच्छी बात ये है कि ये जो अपना संविधान बना था उसका जो ड्राफ्ट तैयार किया था वो इन्होंने ही किया था। और भी अगर इनके बारे में हम जानना चाहें तो ये जो थे इंडियन जूरिस्ट थे और इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन एंड सोशल रिफॉर्मर थे। और जो दलित मूवमेंट होता था 20th सेंचुरी में उसे पूरा लीड किया था। इन्होंने जो कैंपेनिंग किया था, किसके अगेंस्ट कैंपेन किया था? सोशल डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी एंड फाइट फॉर इक्वल लीगल राइट के लिए। आप सभी को पता है हमारे देश में कितनी ज़्यादा कुरीतियाँ थी और इसके पीछे बहुत ज़्यादा अगर हम देखें तो पहले जो रिनेसांस आया था वो वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कंट्रीज में आता है और फिर इंडिया में आता है। तो धीरे धीरे इंडिया में भी इम्प्रूवमेंट होना शुरू हुआ और बहुत बुरा हाल था। और अंबेडकर जी ने अगर देखा जाए तो जो बैकवर्ड क्लास था उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। इसके साथ आप सभी को पता है इन्हें कुआं से पानी पीने का अधिकार नहीं था, इन्हें मंदिर में भी जाने का अधिकार नहीं था। तो अंबेडकर जी ने इसीलिए क्या बनाया था, 1924 की बात है, 1924 में अंबेडकर जी ने बहिष्कृत हितकारी सभा बनाया था। और ये जो था, ये जो सत्याग्रह किस लिए था? जो अनटचेबल्स थे उनके अधिकार के लिए अंबेडकर जी ने बनाया था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि 1924 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था उसका अध्यक्ष कौन बना था? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताओ 1924 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? इसके बाद 1930 में ये क्या करते हैं, पॉलिटिक्स में इंटर करते हैं और सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करते हैं। हल्का सा मैं आपको सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में बताऊंगा। गंगा वर्मा जी गुड इवनिंग। राधिका ने भी बी आंसर दिया है, अंबेडकर जी बिल्कुल सही आंसर है। सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत होती है 1909 में, जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था। 1909 में क्या होता है, सबसे पहली बार कहते हैं ना डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी होती है यहीं से शुरू होती है और यहाँ पे मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाता है।
फिर 1919 में सेपरेट इलेक्टोरेट देते हैं सिख को, और भी जो क्रिश्चियन थे उनको दिया जाता है। इसके बाद 1932 में क्या होता है, रामसे मैकडोनाल्ड जो थे ये ब्रिटेन के पीएम थे, इन्होंने बोला कि अब जो है एससी को भी ये सेपरेट इलेक्टोरेट देना चाहिए। और भीमराव अंबेडकर जी जो 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तीनों कॉन्फ्रेंस में वो पार्टिसिपेट किए थे और वो यही डिमांड कर रहे थे कि हमें भी दो। पर दिक्कत ये होता जब ये वहाँ से अनाउंस करते हैं कि एससी को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा, तो भारत में गांधी जी और सभी लोग इसका बहुत विरोध करते हैं। खासकर अगर हम गांधी जी की बात करें तो गांधी जी फिर से फास्ट अनटू डेथ पे वो बैठ जाते हैं। और सभी को पता है 1932 में गांधी जी उस समय यरवदा जेल में थे। जब गांधी जी यरवदा जेल में थे और वहीं पे वो फास्ट अनटू डेथ पे बैठ जाते हैं, तो फिर सभी लोग उन्हें मनाने जाते हैं। जब सभी लोग उन्हें मनाने जा रहे होते हैं तो गांधी जी बोलते हैं नहीं। गांधी जी जानते थे कि अगर यहाँ से सेपरेट इलेक्टोरेट एससी के लिए हो जाएगा तो ये जो अनटचेबिलिटी वाली बात है, ये पूरी लाइफ हमेशा ये अनटचेबल की तरह ही ट्रीट किए जाएंगे। ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात थी, इससे सिर्फ हिंदू को ही नुकसान नहीं था, जो एससी जो बैकवर्ड क्लास थे सबको नुकसान होता। वो जो अनटचेबिलिटी खत्म करना था ना, वो कभी खत्म नहीं हो पाता अगर उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाता। तो यही रीजन है कि गांधी जी बैठते हैं और फिर 1932 में पूना पैक्ट साइन होता है। 1932 में पूना पैक्ट साइन होता है। किसके बीच में साइन होता है, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में साइन होता है। और यहीं से लोकसभा विधानसभा उसमें प्रोविंस और सेंटर होता था, तो उन्हें रिजर्वेशन दिया जाने लगा। तो आपको बता दूं उसी समय से 1935 वाला जो एक्ट आया था, एससी वालों को वहीं से रिजर्वेशन दिया जा रहा है। इसके बाद क्या होता है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1936 में इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाया। इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी क्यों बनाया, क्योंकि ये जान चुके थे कांग्रेस मेरे लिए कुछ नहीं करेगा। इनको कांग्रेस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। इन्होंने अपना एक अलग लेबर पार्टी बना दिया। फिर 1942 में जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था, इन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया। और अपने जीवन के अंतिम समय में अंबेडकर जी 1956 में हिंदू धर्म को त्याग देते हैं और बुद्धिज्म को अपना लेते हैं और इनका नागपुर में डेथ हो जाता है। तो ये हमने देखा अंबेडकर जी के बारे में। और अब हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। और ये क्वेश्चन मैंने लिया है पॉलिटी से और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर दो सभी लोग। 1931, 32, 33 गोलमेज सम्मेलन। ओके, इसका आंसर दो सभी लोग। पॉलिटी का है। आपको ये बताना है कि जो पहला ओबीसी कमीशन बना था उसके चेयरमैन कौन थे, बीपी मंडल, काका कालेलकर या के कस्तूरी रंजन या भीमराव अंबेडकर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दो सभी लोग। हल्का समय ओबीसी कमीशन के बारे में बता दूं। अब बात हो ही रही कास्ट के बारे में, तो हम सब हल्का सा डिस्कस करेंगे। एससी एसटी को तो 1935 वाले एक्ट से रिजर्वेशन मिलने लगा था, लेकिन ओबीसी को नहीं मिल रहा था। इसके बाद जो पहला कमीशन बैठाया गया था 1953 में बैठाया गया था, पर ये 2 साल बाद यानी 1955 में अपना रिपोर्ट देता है। और 1955 में जब ये रिपोर्ट देता है तो इसकी बात नहीं मानी जाती, ये वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है। इसके बाद फिर एक कमीशन बैठाया जाता है और वो उसकी बात भी नहीं मानी जाती है, क्योंकि उसमें वीवी गिरी की सरकार थी और उनकी सरकार गिर जाती है। सबसे लास्ट में 1992 में फिर एक कमीशन बैठाया जाता है, मंडल कमीशन, और फिर जाके ये इम्प्लीमेंट होता है। ओनली गेस चंचल, कोई बात नहीं। और बता दो आपने गेस किया है और आपका एकदम सही आंसर है। सभी लोग चंचल के लिए एक बार तालियां बजा दो, इन्होंने गेस किया और सही आंसर है। इसका जो सही आंसर है काका कालेलकर, और ये आपका सही आंसर है। हल्का सा हम रिजर्वेशन के बारे में जानेंगे, ओबीसी के रिजर्वेशन के बारे में। ये आप देखो, तो पहला कमीशन बना था 1953 में और ये फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन बना था। इसके बाद दूसरा कमीशन बना था 1979 में। 1979 में दूसरा बना था, उसमें जो हमारे देश के पीएम थे मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट थी, पर यह भी पास नहीं हो पाता है क्योंकि इनकी सरकार गिर जाती है।
फिर फाइनल जो बनता है वीपी सिंह जी की गवर्नमेंट होती है, पीएम होते हैं, और 1990 में मंडल कमीशन पास होता है। जब इस समय ये पास होता है तो अपने देश में बहुत हंगामा होता है और फाइनली क्या होता है, ये पास हो जाता है। जब पास हो जाता है तो 27% ओबीसी को रिजर्वेशन दी जाती है। ये बात फिर सुप्रीम कोर्ट जाती है। जब सुप्रीम कोर्ट में ये बात जाती है तब यहीं से सुप्रीम कोर्ट ने इस क्रीमी लेयर की बात की थी और एक क्वेश्चन बहुत पूछता है कि मंडल कमीशन, इंदिरा साहनी जजमेंट जो हुआ था उसी को मंडल केस भी कहते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछ लेता है कि इंदिरा साहनी केस को क्या बोलते हैं, तो मंडल केस बोलते हैं। चलो अब हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। और एक चीज और बता दूं, ओबीसी कमीशन जो पहले बना था, तो ओबीसी पहले एक स्टेचुरी बॉडी था, ये इसको संविधान में नहीं था। ओबीसी जो पहले था एक स्टेचुरी बॉडी था, ये संविधान में नहीं था। फिर क्या होता है, 1992 में ओबीसी कमीशन बना था। ओबीसी कमीशन बना था 1992 में। अभी 2018 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था, संवैधानिक दर्जा दिया गया और अब ये हमारे संविधान में है। आर्टिकल कौन सा है, 338B। तो इसे अब संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। 2018 में 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इसे ऐड किया गया है। चलो अब हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन मैंने लिया है ज्योग्राफी से और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसका आंसर दो सभी लोग। ओके, तो ये क्वेश्चन ये है कि मरियाना ट्रेंच जो है पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है, किसमें स्थिर है। आपको ये बताना है कि ये किस महासागर में पाया जाता है। आपके ऑप्शन है हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर। जल्दी से आंसर दो सभी लोग कि इसका क्या आंसर होगा। मरियाना ट्रेंच जो है किस महासागर में पाया जाता है। आपको मैं बता दूं अपने देश में 5 महासागर पाए जाते हैं और ये क्वेश्चन हमेशा पूछ लेता है कि सबसे लंबा महासागर कौन सा, सबसे छोटा कौन सा है। तो वो आज मैं आपको ट्रिक के थ्रू बताऊंगा और आपको हमेशा याद होगा। चंचल ने सी बताया है प्रशांत महासागर, और आपको बता दूं शिवांकी ने भी सी बोला है, और सभी का ये जो प्रशांत महासागर है ये आपका सही आंसर है। हम चलते हैं हल्का सा कुछ और इसके बारे में समझेंगे। ये देखो आप मरियाना ट्रेंच आप देख सकते हो। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आप जानते हो, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर है, लेकिन मरियाना ट्रेंच कितना गहरा है आप देख सकते हो, 11,035 मीटर। मतलब कि माउंट एवरेस्ट से अगर देखें तो गहराई में बहुत ज्यादा है। तो इतना गहरा है ये पैसिफिक ओशियन में, और एक क्रिसेंट शेप का है, इस शेप में मरियाना ट्रेंच है। और ये कहाँ है, पैसिफिक ओशियन में, और इसका देखा आपने 10,984 मीटर है। अब हम देखेंगे हल्का सा, ये देखो अगर हम ओशियन की बात करें तो ये पैसिफिक ओशियन है, ये इंडियन ओशियन है, एटलांटिक ओशियन है, ये आर्कटिक ओशियन है, और सबसे नीचे अंटार्कटिक ओशियन है। अगर मैं आपको ट्रिक बताऊं, एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि कैसे सीक्वेंस पूछ लेता है, तो इसका बहुत ही अच्छा ट्रिक है पैसा। आप सिर्फ पैसा याद रख लो और पैसा से आप इसको कर सकते हो। तो सबसे पहले जो है आपका पैसिफिक, फिर एटलांटिक, फिर इसके बाद इंडियन, फिर इसके बाद आपका साउथ, साउथ में कौन सा है, एंटार्क्टिक हो जाएगा, और इसके बाद आर्कटिक हो जाएगा। तो इस ट्रिक के थ्रू आप इसको याद कर सकते हो। ये क्या है, लार्जेस्ट से लोवेस्ट की ओर यानी कि स्मॉलेस्ट की ओर है। तो एक अगर इसमें और भी देख ले, एक अलौता ओशियन है ये इंडियन ओशियन, जो किसी देश के नाम पे रखा गया है। पैसिफिक ओशियन से एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पूछ लेता है कि रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर का संबंध किस ओशियन से है। तो रिंग ऑफ फायर का संबंध पैसिफिक ओशियन से है। रिंग ऑफ फायर क्या होता है, यहाँ पे वोल्केनो बहुत आता है, यहाँ पे अर्थक्वेक बहुत आता है, और ये जापान और में आप देखते हैं कि हमेशा आता रहता है। अब हम चलते हैं, आज का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये मैंने क्वेश्चन लिया है इकोनॉमी से, और मुझे पूरा उम्मीद है कि इसका आंसर सभी लोग दे पाएंगे। राधिका सी, चंचल 8,848 बिल्कुल सही है। इसका आंसर दो आप लोग। जो नोबेल विजेता हैं अभिजीत बनर्जी, इनको
पुरस्कार मिला है इकोनॉमी में, आपको ये बताना है कि इन्होंने किस पर काम किया है, तो इनको ये नोबेल पुरस्कार मिला है। इनको कब पुरस्कार मिला है? अभी 2018 में इनको मिला था। इन्होंने किस में काम किया है? तो आपको बताना है सडन डेथ थ्योरी या पॉवर्टी एलिविएशन, एक्सपेरिमेंट ऑन पॉवर्टी इंडेंजर्ड पॉपुलेशन ग्रोथ या नन ऑफ दीज। जल्दी से आंसर दो सभी लोग। ओके चंचल, मैं एक बार और आपको ट्रिक बता दे रहा हूं। इन्होंने बोला ट्रिक को रिपीट कर दीजिए। तो ट्रिक में कुछ नहीं है, आपको पैसा याद रखना है, PAISA। तो P मतलब पैसिफिक, A मतलब एटलांटिक, I मतलब जो है इंडियन, S मतलब साउथ है, और साउथ से आप समझ सकते हो साउथ में क्या होता है, अंटार्कटिका होता है, और A मतलब आर्कटिक। आर्कटिक कहाँ है? नॉर्थ में। एक चीज और मैं बता दूं, अब ये पूछा ये आपने, यहाँ पे सारगासो सी पाया जाता है, और सारगासो सी से बहुत क्वेश्चन पूछ लेता है क्योंकि इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है, और ये बिना बाउंड्री का अगर आप वाटर की क्वालिटी देखें तो अटलांटिक से अलग होती है। तो इस वजह से सारगासो सी पूछ लेता है किस ओशियन में है, तो सारगासो सी जो है वो अटलांटिक ओशियन में है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दो सभी लोग। गंगा वर्मा जी ने सी बोला है, एक्सपेरिमेंट ऑन गरीबी पर प्रयोग जनसंख्या वृद्धि को खतरे में डालता है। चंचल ने बी बोला है, गरीबी उन्मूलन पॉवर्टी एलिविएशन। और जिसने भी बी बोला है, चंचल, खुशबू, आप दोनों का सही आंसर है। वैशाली आपने सी बताया है, पर इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा गरीबी उन्मूलन, और खुशबू और चंचल आप दोनों का ये आंसर सही है। हल्का सा हम देखेंगे अभिजीत बनर्जी के बारे में। ये एक देखा जाए तो इंडियन ओरिजिन है, और इनका जन्म हुआ था 1961 में। इनका जन्म 1961 में हुआ था। ये इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, और इन्हें 2019 में नोबेल अवार्ड मिला था। मैंने आपको बताया था जब भी नोबेल अवार्ड मिलता है तो साझेदारी में मिलता है, और अधिकतम 3 लोग साझा कर सकते हैं। तो इनके साथ जो 2 लोग और थे वो थे ईस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर। तो ये 2 लोग थे, और इन्हें जो मिला था एलिविएशन ग्लोबल पॉवर्टी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। चलो आज का अगला क्वेश्चन है, ये इकोनॉमी से, ये इन्वायरमेंट से है। तो इसका आंसर दो सभी लोग। आपको ये बताना है, प्रमोद जी ने बी बोला है, सविता ने सी बोला है, कोई बात नहीं। इसका आंसर दो सभी लोग कि जो IUCN का रेड लिस्ट है, सभी लोग जानते होंगे IUCN के बारे में। तो इसमें से जो इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, जो एनिमल्स होते हैं उनमें से कौन सा नहीं होगा, विलुप्त। आप इंग्लिश वाला देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। एक्सटिंक्ट, हार्मफुल, वल्नरेबल या इंडेंजर्ड, इनमें से एक कौन क्लासिफिकेशन IUCN का नहीं है। एलिविएशन मतलब होता है उत्थान। चलो तो इसका आंसर दो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दो। खुशबू ने सबसे पहले आंसर दिया है 5 का ए, विलुप्त यानी कि एक्सटिंक्ट। और बाकी लोग आंसर दो जल्दी से। चंचल ने बी बोला है हार्मफुल, अनुराधा ने बी बोला है, प्रमोद ने डी बोला है विलुप्त होने के कगार पर आपको मैं बता दूं, सभी लोग एक बार चंचल जी के लिए तालियां बजा दो। चंचल आपका सही आंसर है। हानिकारक जो है हार्मफुल, ये हमारे इसमें नहीं है। हल्का सा हम देखेंगे आखिर होता क्या है, तो आप इसके थ्रू देखो। अगर हम देखें तो IUCN की जो कैटेगरी बनाई गई है इस तरीके, सबसे पहले एक्सटिंक्ट है जो विलुप्त हो चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं लेकिन वो वाइल्ड में है। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड मतलब कि जिन्हें चिड़ियाघर में रखा जाता है। फिर इसके बाद क्या है, थ्रेटेंड में 3 रखा गया है। इसमें क्या है, सबसे पहले एक्सटिंक्ट है, फिर एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है, फिर इसके बाद क्या है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, मतलब बहुत बुरी स्थिति में। इसके बाद आता है इंडेंजर्ड, फिर इसके बाद आता है वल्नरेबल, फिर इसके बाद आता है नॉट थ्रेटेंड, मतलब जो एनिमल अभी थ्रेटेंड नहीं है वो आते हैं। और कुछ एनिमल ऐसे जिन्हें काउंट ही नहीं किया जाता है, तो उन्हें कहते हैं लीस्ट कंसर्न। तो इस तरीके से हम देखेंगे IUCN के बारे में। IUCN बहुत इंपॉर्टेंट है। IUCN क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्योंकि
हमारे देश में जब वर्ल्ड वार टू हो रहा था तो इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। वर्ल्ड वार टू के बाद इतना नुकसान हुआ, और सबसे पहला जो इन्वायरमेंट के ऊपर जो एनिमल्स को लेके अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बना था तो वो IUCN था। हालांकि इसका नाम पहले कुछ और था। तो इस तरीके से ये बना था 1948 में, ये IUCN बना था। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। फिर उसके बाद क्या होता है, जब ये बना था तो ये एक कंसल्टेटिव स्टेटस का काम करता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। 1948 में बना था ये, और ये आप इसको देख सकते हो, ये इसकी क्राइटेरिया बनाई गई है। चलो अब हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अब हमारा शुरू होगा करंट अफेयर, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आज के करंट अफेयर में। जल्दी से आंसर दो सभी लोग। राधिका जी, चंचल काफी खुश हैं। तो इसका आंसर दो सभी लोग। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आपको यह बताना है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 कहाँ होगा। जल्दी से बताओ आप लोग, तब तक मैं कुछ और बता दूं। कॉमनवेल्थ गेम जो है ये हर 4 साल पे होता है, पहली बात ये याद रखो। दूसरी बात, ये इस बार जो हुआ था 2022 वाला जो हुआ था ये लंदन में हुआ था, और लंदन कहाँ, सॉरी ब्रिटेन में हुआ था, ब्रिटेन के बर्मिंघम में हुआ था। इसके पहले वाला अगर हम देखें 2018 का देखें तो 2018 का आई थिंक वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक, तो आपको ये बताना है कि 2026 का कहाँ होगा। जल्दी से बताओ सभी लोग। और 6 का भी आंसर दिया है, सबसे पहले चंचल ने दिया है बर्मिंघम। मैंने 2026 पूछा है, कमेंट बॉक्स में आप लोग सही से आंसर दो। प्रमोद ने भी बर्मिंघम बोला है, सभी लोग भी आंसर दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं मैं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया। मैंने 2026 पूछा है तो 2026 में ऑस्ट्रेलिया में होगा। सभी लोग भी बता रहे हैं। हल्का सा हम जानेंगे इसके बारे में, कॉमनवेल्थ गेम के बारे में। और ये देखो आप, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। ये जो आप जानवर देख रहे हो, इस जानवर का क्या नाम है, जल्दी से आप लोग बताओ। और सबसे पहले जो हुआ था 1930 में हुआ था, और 1930 में कहाँ हुआ था, हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। इसके बाद जो 2018 का हुआ था ये ऑस्ट्रेलिया में के गोल्ड कोस्ट में हुआ था। 2022 वाला बर्मिंघम में हुआ था ब्रिटेन में, और 2026 वाला ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो चलो कोई बात नहीं। और ये जो आप जानवर देख रहे हो ये कंगारू है, और कंगारू सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। जैसे आप यहाँ पे इंडिया में देखते हो कि रोड पे कुत्ते घूमते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में जाओगे तो रोड पे आपको एक कंगारू घूमते हुए मिलेंगे। चलो अब करंट अफेयर का अगला क्वेश्चन है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर दो सभी लोग। राधिका ने डी बोला है, राधिका ने डी बोला है, एक बार देख लेते हैं। नहीं, इंडिया में तो बिल्कुल नहीं होगा राधिका। शिवांकी यानी कि आपका सही है, क्रेजी वाइन आपका बिल्कुल सही आंसर था। चलो जल्दी से आप लोग बताओ। एक चीज और मैं बता दूं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, वहां पे ग्रेट बैरियर रीफ पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ग्रेट बैरियर रीफ किस कंटिनेंट में पाया जाता है, तो वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। चलो इसका आंसर दो आप लोग। एक इसरो ने एक मिशन लॉन्च किया था, मंगलयान। मंगलयान मिशन मतलब कि मार्स पे ये मिशन भेजा गया था। आपको ये बताना है कि ये कब लॉन्च किया था, 2013 में या 2014 में या 2015 में या 2008 में। जल्दी से आंसर दो सभी लोग। इसका क्या आंसर होगा कि मंगलयान जो है मार्स ऑर्बिटर मिशन कब लॉन्च किया गया था। ये क्वेश्चन मैंने क्यों उठाया है, क्योंकि अभी 2022 में क्या हुआ है, ये जो मिशन भेजा गया था इससे कनेक्शन टूट चुका है, कनेक्शन टूट चुका है। और जो इसरो है ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि मैं अब इससे कनेक्शन टूट गया, मतलब कि ये जो मिशन गया था मंगलयान ये डेड हो चुका है, अब इसकी कहानी खत्म हो चुकी है। तो 7 का बी बोला जा रहा है सभी के द्वारा, 2014। सबसे पहले आंसर दिया है प्रमोद जी ने, फिर शिवांकी, वैशाली, क्रेजी वाइन में बी।
इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा 2013 या 2014 में से कोई एक होगा। 2015 नहीं होगा, 2008 तो वो चंद्रयान-1 भेजा गया था। 2013 के नवंबर महीने में इसे लॉन्च किया गया था। कहां से? श्रीहरिकोटा जो स्पेस स्टेशन है वहां से इसे लॉन्च किया गया था। आपको बता दूं, अपने देश में इसरो के पास 2 लॉन्च व्हीकल है। दोनों लॉन्च व्हीकल का नाम है PSLV एंड GSLV। अभी जो चंद्रयान-2 मिशन लॉन्च हुआ था वो GSLV से लॉन्च किया गया था। GSLV से भारी चीजें लॉन्च होती हैं और PSLV से हल्की चीजें लॉन्च होती हैं। सविता ने बी बताया है 2014। इसका सही आंसर जो होगा 2013 होगा। चलो हल्का सा और हम जानेंगे इसके बारे में। ये जो है हमारा मंगलयान यानी कि मार्स पे ये मिशन भेजा गया था और ये 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। फिर क्या होता है, अगर हम देखें तो पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन है। इंटरप्लेनेटरी मिशन क्या होता है? आप क्वेश्चन को देखो, इंटरप्लेनेटरी मतलब जब एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे भारत द्वारा पहली बार ये मिशन भेजा गया था और इंडिया से ये मार्स पे मिशन गया था। आपको बता दूं, भारत ऐसा करने वाला पूरे विश्व का चौथा देश बना था और इसके पहले 3 देश ये काम कर चुके थे। सिंपल सी बात, वो कौन होगा? एक तो नासा अमेरिका का था, एक रसिया था और एक यूरोप था। तो भारत चौथा देश बन चुका है। इसके बाद हम देखेंगे ये भारत द्वारा किया गया मेडन अटेम्प्ट है, मतलब कि इसके पहले भी इन तीनों देश ने भेजा लेकिन एक बार में नहीं भेज पाए। भारत ने एक बार में भेजा और ये सक्सेस भी हो गए। तो ये भारत की यही खासियत है। और अगर एशिया की बात करें तो एशिया में भारत ये फर्स्ट नेशन बन चुका है। ओके, तो अब हम चलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि मार्स कैसा प्लेनेट है? रेड प्लेनेट है या ग्रीन प्लेनेट है या ब्लू प्लेनेट है? जल्दी से बताओ आप लोग कमेंट बॉक्स में, मार्स कैसा प्लेनेट है। तो अभी ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि 2022 में क्या हुआ था, कम्युनिकेशन इसका टूट चुका था तो ऑफिशियली इसको डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। चलो अब हम चलते हैं करंट अफेयर का अगला क्वेश्चन, और ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर दो सभी लोग। अनुराधा ने पूछा है PSLV का फुल फॉर्म क्या है, तो मैं आपको बता दूं PSLV का फुल फॉर्म है पोलर स्पेस लॉन्च व्हीकल और GSLV का फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। ठीक, चलो प्रमोद, वैशाली सभी ने, मनीषा, चंचल सभी ने रेड बताया है, पूजा ने रेड। मनीषा क्या बात है, आज आप बहुत लेट हो गए। चलो कोई बात नहीं, समय से आइए सभी लोग। इसका आंसर दो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दो। क्या होगा आपको ये बताना है कि अभी हाल ही में चुनाव आयोग जो है भारत का, इसका राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि नेशनल आइकन किसे बनाया गया है। आपके ऑप्शन है अक्षय कुमार, रणबीर कपूर, पंकज त्रिपाठी या मनोज बाजपेयी। जल्दी से आंसर दो सभी लोग। और प्रमोद ने बताया है अक्षय कुमार को, चंचल ने भी अक्षय कुमार को बताया है। बाकी लोग भी आंसर दो। ये वही अक्षय कुमार है जो हेल्थ पे बहुत सारी अच्छी बातें बताते हैं और अभी केसरी का ये ऐड भी कर रहे हैं, लेकिन ये इसके आंसर नहीं होंगे। इसका जो सही आंसर होगा, सविता ने भी ए बताया है, वैशाली ने भी ए बताया है, राधिका ने भी ए बताया है, लेकिन इसका सही आंसर होगा पंकज त्रिपाठी को। तो ये पंकज त्रिपाठी जी कौन है, इनके बारे में सभी लोग जानते होंगे। एक वेब सीरीज भी आई है गैंग ऑफ वासेपुर, उसमें आपने इन्हें देखा होगा। हम हल्का सा इलेक्शन कमीशन के बारे में बता दें। सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताओ, इलेक्शन कमीशन कैसा बॉडी है? संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक बॉडी है? जल्दी से बताओ आप लोग, इलेक्शन कमीशन कैसा बॉडी है? इलेक्शन कमीशन की बात करूं तो इनका जो टेन्योर होता है ये 65 साल तक होता है और ये 6 साल तक काम करते हैं। जो इलेक्शन कमीशन होता है इसे अपॉइंट कौन करता है? तो हमारे देश के जो प्रेसिडेंट हैं वो इसे अपॉइंट करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा आपको मैं, जो इलेक्शन कमीशन होता है ये क्या करता है, अपने देश में इलेक्शन कराता है। इलेक्शन कमीशन के पास बहुत ज्यादा पावर होता है इलेक्शन के समय। अपने देश में 2 इलेक्शन होता है, एक लोकसभा का इलेक्शन होता है यानी सेंटर का, और एक
स्टेट का इलेक्शन होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का। स्टेट का इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं कराता है। स्टेट का भी इलेक्शन कौन कराता है? जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है वही ये दोनों इलेक्शन कराता है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है? जो लोकल इलेक्शन होता है, म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन होता है, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। कोई बात नहीं मनीषा। तो हमने देखा इलेक्शन के बारे में, हमने इतना कुछ देखा। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, मतलब कि इनके पास बहुत ज्यादा पावर होता है, इनके ऊपर किसी का वो नहीं, प्रेशर नहीं होता है, मतलब गवर्नमेंट इनका कुछ नहीं कर सकता है। इलेक्शन कमीशन में 3 मेंबर होते हैं। एक मेंबर जो होता है वो चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, बाकी 2 मेंबर जो होते हैं इलेक्शन कमीशन होते हैं। ये किसी भी समय रिजाइन दे सकते हैं और इनके पास पावर जो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी, क्वासी जुडिशियल पावर होता है। तो बस आपको मुख्य रूप से जो याद रखना है, और इनकी जो सैलरी होती है, इनकी सैलरी जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनकी सैलरी होती है। और अगर संविधान में आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 324 से लेके 329 तक इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है। चलो अब करंट अफेयर के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये क्वेश्चन मैंने लिया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ये नहीं, इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम में, इंडेक्स से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। चलो इसका आंसर दो सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दो। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन निकालता है, कौन इसे लॉन्च करता है? तो वो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, यानी कि वीपो। वीपो इसको निकालता है। वीपो का फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो भारत का रैंक सभी लोग बता दो। प्रमोद जी ने बताया है 48, वैशाली ने 46 बताया है, चंचल ने भी 46 बताया है, खुशबू पार्ट 18। कौन सा पार्ट? अच्छा हाँ, इलेक्शन कमीशन पार्ट 18 में है जी, बिल्कुल सही आंसर है। सविता ने सी बताया है, और सभी लोग सविता जी के लिए एक बार तालियां बजा दो, क्योंकि सविता का आंसर बिल्कुल सही है। भारत का रैंक इस समय जो है वो 40वां रैंक है। हाँ, अगर मैं 2021 पूछा होता तब आपका ये वाला आंसर सही था। भारत का रैंक 46 से इस समय 40 आ चुका है। और ये क्या है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। भारत का रैंक बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि मोदी जी को आप लोग जानते हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर और जो स्टार्टअप है उस पर इनका ज़्यादा फोर्स रहता है। ग्लोबल इनोवेशन में देखिए, ये देखिए भारत का 40वां रैंक है, 2021 में 46वां रैंक था। और अगर टॉप कंट्रीज की बात करें तो स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूएस और यूनाइटेड किंगडम और साउथ कोरिया, जो कोरिया है वो पहली बार इसमें शामिल हो रहा है टॉप 5 कंट्रीज में। ठीक, और आपको बता दूं जो 2022 वाला जो हुआ था ये वर्चुअल हुआ था, क्योंकि अपने देश में कोविड था, पूरे विश्व में पैंडेमिक था। तो ये कैसे हुआ था? वर्चुअल हुआ था, और नीति आयोग ने इसको होस्ट किया था। नीति आयोग भारत का है। तो चलो अब हम चलते हैं करंट अफेयर का अगला क्वेश्चन पे, लेकिन इससे पहले हम हल्का सा वीपो के बारे में जानेंगे। वीपो के बारे में इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन उससे क्वेश्चन पूछ लेता है। मैंने आपको IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO सबके बारे में बताया है, यूनाइटेड नेशन के बारे में बताया है, तो वीपो के बारे में भी जान लो। वीपो जो बना था 1967 में बना था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में है, और ये जो है इसमें 193 मेंबर हैं, और ये यूनाइटेड नेशन का बॉडी है, यूनाइटेड नेशन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। स्पेशलाइज्ड एजेंसी क्या होता है? यूनाइटेड नेशन की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन के 6 आर्गन होते हैं, अभी तो 5 आर्गन है। आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन सा आर्गन इसमें डिसफंक्शनल हो चुका है। और स्पेशलाइज्ड एजेंसी अगर देखें तो 15 होते हैं, और उसमें से वीपो एक है। चलो करंट अफेयर का अगला क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का। इसका आंसर दो, इसके बाद हमारा रैपिड फायर शुरू हो जाएगा। तो जल्दी से आंसर दो सभी लोग। इसका आंसर क्या होगा?
आपको ये बताना है कि अल्बर्ट आइंस्टीन, सभी लोग इनके बारे में जानते हो, इन्होंने E बराबर mc² फार्मूला दिया था। तो इनको क्या हुआ था, 1921 में नोबेल प्राइज मिला था। आपको ये बताना है कि इनको नोबेल प्राइज किस काम के लिए मिला था। जल्दी से आंसर दो सभी लोग, जल्दी से सभी लोग आंसर दो। करंट अफेयर का 10वां क्वेश्चन है, करंट अफेयर का आखिरी क्वेश्चन है। आइंस्टीन के बारे में सभी लोग जानते हो, तो इन्हें आप बताना है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या मास एनर्जी रिलेशन या एटम मॉडल, किसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। जल्दी से सभी लोग आंसर दो। चंचल ने सी बताया है, मास एनर्जी रिलेशन। सभी लोग सी बता रहे हैं, सविता, वैशाली, राधिका। पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। मैं इनको दिखा देता हूं आपको, ये हैं हमारे मिस्टर आइंस्टीन जी। इन्होंने 1921 में फिजिक्स में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था, और किसके लिए मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। तो रैपिड फायर के लिए सभी लोग रेडी हो जाओ। और एक चीज मैं और आपको बताऊंगा, आपको नोबेल प्राइज हमेशा के लिए याद हो जाए, कभी आप ना भूलो, तो मैंने आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा ट्रिक बनाया है। ट्रिक ये है कि इंडियन ओरिजिन जो है, इंडियन ओरिजिन है, कितने इंडियंस को नोबेल प्राइज मिला है, मैं आज आपको एक ट्रिक के थ्रू बताऊंगा। आज ये ट्रिक मैंने आपके लिए बनाया है। तो ट्रिक ये है, रब से हर माताएं, रब से हर माताएं सुंदर और नया, रब से हर माताएं सुंदर और नया राम कृष्ण कैलाश जैसा अच्छा बच्चा मांगती हैं। राम कृष्ण कैलाश जैसा अच्छा बच्चा मांगती हैं। ठीक, तो ये ट्रिक देखो, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखो बहुत ही प्यारा सा ट्रिक है, रब से हर माताएं सुंदर और नया राम कृष्ण कैलाश जैसा अच्छा बच्चा मांगती हैं। तो रब से रविंद्रनाथ टैगोर, रब मतलब रविंद्रनाथ टैगोर, से मतलब सीवी रमन, से मतलब आपका हो जाएगा सीवी रमन, हर मतलब हर गोविंद खुराना, और माताएं मतलब जो हो जाएगा आपका हर मतलब आपका हो जाएगा हर गोविंद खुराना। फिर इसके बाद माताएं अगर हम देखें तो मदर टेरेसा हो जाएगा, और सु मतलब हो जाएगा चंद्रशेखर, और मतलब हो जाएगा अमर्त्य सेन, और नया मतलब हो जाएगा आपका नेपोल। फिर राम कृष्ण का मतलब हो जाएगा आपका वेंकट रमन रामकृष्णा, और इसके बाद कैलाश सत्यार्थी, और इसके बाद जो आपका सबसे लास्ट में अभिजीत बनर्जी। तो ये आपका ट्रिक है। अब हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, और यहाँ से रैपिड फायर शुरू होने वाला है। जल्दी से आंसर दो सभी लोग। रैपिड फायर का ये है, अगर आपको विधान परिषद का मेंबर बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। आपके ऑप्शन है 18 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल। जल्दी से आंसर दो सभी लोग। रैपिड फायर का पहला क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दो सभी लोग। सभी लोग सी आंसर दे रहे हैं उसका। ओके, बहुत लोगों ने अच्छा सही आंसर दिया था उसका। नहीं, उसका जो बी आंसर होगा वो सही था 10 वाले का। सबसे पहले शिवांगी ने बोला है बी, और आपको बता दूं 25 साल तो नहीं होगा। 25 साल जो होता है लोकसभा के लिए होता है, विधान सभा के लिए होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। और बाकी लोग आंसर दो सभी लोग। ए जिसने बोला है उसका तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो पंचायत के इलेक्शन के लिए होता है। चूंकि ये रैपिड फायर है तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 30 साल हो जाएगा। अगर आपको विधान परिषद का मेंबर बनना है तो आपकी उम्र जो है 30 साल होनी चाहिए। जल्दी से आंसर दो सभी लोग। मनीषा ने सी बोला है, और मनीषा आपका सही आंसर है, 30 साल आपका सही आंसर है।
प्रमोद जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है 30 ईयर। चंचल ने बी बताया है। संजीत जायसवाल ने डी बोला है। इसका आंसर दो सभी लोग। साउथ में जो विच माउंटेन कंप्राइज द रेंज ऑफ, आपको ये बताना है कौन सा माउंटेन रेंज है जहां पे नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डेमम तीनों रेंज पाया जाता है। जल्दी से आंसर दो सभी लोग। सतपुरा रेंज होगा या अरावली रेंज होगा या वेस्टर्न घाट होगा या ईस्टर्न घाट होगा। और आप लोग टेंशन ना ले, जो मैंने ट्रिक बनाया है उसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप उसको ले सकते हो। इसका आंसर दो सभी लोग। दूसरे का बी, प्रमोद ने सबसे पहले आंसर दे दिया है बी, अरावली रेंज। और सभी लोग प्रमोद जी के लिए एक बार तालियां बजा दो, क्योंकि इनका एकदम सही आंसर, गलत आंसर है। इसका जो सही आंसर होगा वेस्टर्न घाट होगा। ये तीनों रेंज जो पाया जाता है वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। ये आप देखेंगे तो ये हमारा वेस्टर्न घाट है और ये ईस्टर्न घाट है। और ये तीनों रेंज जो आप देख रहे हो, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डेमम, ये तीनों वेस्टर्न घाट में यहीं पर पाया जाता है। तो ये जो है चंचल का सही आंसर है। चंचल ने सही आंसर दिया है। सविता, गंगा वर्मा, संजीत, खुशबू, सभी का सही आंसर है। तो चलो ज्यादा लेट नहीं करते हैं, रैपिड फायर के तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। और आपको ये बताना है कि सबसे पुरानी, सबसे ओल्डेस्ट पर्वत श्रृंखला कौन सा है। जल्दी से आंसर दो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दो। खुशबू सही आंसर है आपका। शिवांकी क्या हुआ, आप मैसेज अपना रिट्रीट कर रहे हो। जल्दी से आंसर दो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दो। आपको बता दो सबसे पुराना ये पूछ रहा है। अगर यंगेस्ट पूछ लेगा तो हिमालय आपका यंगेस्ट होता है। हिमालय यंगेस्ट पर्वत श्रृंखला है। और सबसे पहले आंसर दिया है सविता ने, डी बताया है। सविता ने डी बोला है, प्रमोद जी ने डी बोला है, क्रेजी वाइन, शिवांगी ने डी, चंचल ने डी। और सभी का सही है। और जब सभी का सही है तो सभी लोग अपने लिए तालियां बजा लो। सभी का सही आंसर है। सबसे पुराना जो रेंज है वो क्या है, अरावली है। अब देखना यह है कि इसका आंसर कौन देता है। ऐसे कौन से प्लैनेट हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं होता है। इसमें से आपको यह बताना है कि कौन ऐसे प्लैनेट हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। मनीषा ने डी, गंगा वर्मा ने डी, सभी ने सही आंसर दिया है। खुशबू तूने दूसरे का सी बताया है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दो सभी लोग। इसका आंसर क्या होगा, कौन ऐसे प्लैनेट हैं, 2 प्लैनेट है जिनका कोई उपग्रह नहीं है। चलो इसका ऑप्शन है आपके मरकरी अर्थ, मार्स नेपच्यून, वीनस नेपच्यून या मरकरी वीनस। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दो सभी लोग। और प्रमोद ने सबसे पहले आंसर दिया है मरकरी और वीनस। अब देखना यह है कि क्या प्रमोद सही हो पाते हैं या नहीं, ये तो पता चलेगा बाकी लोग जब आंसर देंगे। चंचल ने डी बोला है, गंगा वर्मा ने डी बोला है, वैशाली, सविता ने सी बोला है। सविता नहीं, आपका गलत आंसर है। इसका जो सही आंसर होगा, सभी का सही आंसर है और आपका सही आंसर हो जाएगा मरकरी और वेनस। यानी कि ऑप्शन डी आपका सही था। चौथे का डी सही था, मरकरी और वेनस। इसका कोई भी प्लैनेट नहीं होता है। मैंने आपको ट्रिक भी बताया था इसका। अगर ये सन ले लो तो सन से करीब वाले कौन है, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है। और जो ये दोनों सबसे पास में है सूरज के, इनका कोई प्लैनेट होता ही नहीं है। तो इस तरीके से आप याद कर लो। अगर आपको सन से सीक्वेंस याद करना है तो इसका भी ट्रिक मैंने आपको बताया है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नमकीन। तो इसके थ्रू आप ये याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दो सभी लोग। और सबसे पहले आंसर दिया है वैशाली ने 5 का ए, तात्या तोपे। और भी बाकी लोग आंसर दो। शिवांकी ने डी बताया है बेगम हजरत महल। चंचल ने भी डी बताया है। अनुराधा ने सी बोला है खान बहादुर। तो चंचल के लिए, शिवांकी के लिए सभी लोग तालियां बजा दो, क्योंकि आप दोनों का सही आंसर है। लखनऊ में जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था, उसमें जो लखनऊ में थी वो थी बेगम हजरत महल, लखनऊ में थी। इसका आंसर दो सभी लोग कि कौन इसमें से रेड प्लैनेट है, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर। जल्दी से ऑप्शन दो सभी लोग, क्योंकि ये तो मैंने अभी बता ही दिया था, तो इसका आंसर देना तो सबके लिए बहुत ही इजी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, मरकरी होगा, वीनस होगा, मार्स होगा या जुपिटर होगा। 5 का डी आंसर सभी ने। खुशबू ने बेगम हजरत महल बोला है।
सभी का सही आंसर है। राधिका आपका सही है, मनीषा आपका भी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दो सभी लोग। 6 का सी, मार्स, बिल्कुल सही आंसर है। कोई मुझे ये बता सकता है कि इसे रेड प्लैनेट क्यों कहते हैं? जल्दी से अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसे रेड प्लैनेट क्यों कहते हैं मार्स को। चलो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैंने बता दिया है। आपको ये बताना है कि फोबोस एंड डाइमस, फोबोस और डाइमस ये किसके सैटेलाइट हैं? आपके ऑप्शन है नेपच्यून, वीनस, सैटर्न एंड मार्स। जल्दी से बताओ आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? खुशबू ने मार्स बताया है, मनीषा गौतम ने 6 का सी यानी मार्स। ओके, यानी मार्स वाला आंसर सभी का सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो। और राधिका ने डी बताया है। शिवांगी ने बोला हाई टेम्परेचर की वजह से। शिवांगी, अगर मैं आपसे बोलूं अगर ये सन है तो सन के सबसे करीब तो मरकरी होता है ना। अगर आप हीट देखो तो मरकरी को रेड प्लैनेट कहना चाहिए, लेकिन मार्स तो ये अर्थ के बाद चौथे नंबर पे है, तो मार्स को रेड प्लैनेट क्यों कहते हैं? तो ये आपका जो लॉजिक आपने बोला हाई टेम्परेचर, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, खुशबू ने बिल्कुल सही आंसर दिया है और खुशबू के लिए तालियां हो जाए। आयरन ऑक्साइड की वजह से इसको रेड प्लैनेट कहा जाता है। ओके, प्रमोद जी हीट के कारण नहीं, अगर हीट होता तो मरकरी को रेड प्लैनेट कहा जाता। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सभी ने दिया है और सबसे पहले जो आंसर दिया था मनीषा ने दिया था, और मनीषा ने क्या बोला है? वीनस। सभी लोग बता रहे हैं 7 का ए, कुछ लोग नेपच्यून बता रहे हैं, कुछ लोग भी, वैशाली ने भी बताया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फेबोस और डाइमस जो है ये किसके हैं? ये जो हो जाएगा मार्स का हो जाएगा। मैंने आपको बताया था सन है तो सन के बाद क्या होता है? मरकरी, वीनस। तो ये दोनों तो आपके वैसे कट गए, वीनस कट गया, नेपच्यून भी काट दो। सैटर्न होगा नहीं, सैटर्न का जो सैटेलाइट होता है वो टाइटन होता है, तो ये होगा ही नहीं। अब आपके सामने एक ही ऑप्शन बचा मार्स, तो मार्स आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी कर सकते हो। चलो, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि टाइटन जो है एक लार्जेस्ट सैटेलाइट है, वो किसका सैटेलाइट है? जुपिटर का, यूरेनस का, सैटर्न का, नेपच्यून का? जल्दी से आंसर दो सभी लोग। ओके, तो ये तो मैंने अभी जस्ट बता ही दिया है, तो इसको मैं ही बता दे रहा हूं, तो ये आपका सैटर्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। चलो, तो आई थिंक मेरा क्लास ओवर हो गया है। कैसा रहा आज का लेक्चर सभी लोग बताओ। और भी अगर कोई डाउट हो, मनीषा आई एम कंफ्यूज्ड, किस लिए आप कंफ्यूज हो? जल्दी से आप बताओ। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी से पूछ लो, कोई भी किसी भी क्वेश्चन में। प्रमोद ने 8वें का बी, 8वां क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिया था। अरे 8वें का बी कैसे बता रहे हो आप लोग? मैंने जब टाइटन को बता ही दिया कि ये सैटर्न का है, सैटर्न का सैटेलाइट है, और पूछ लेता है कि लार्जेस्ट सैटेलाइट कौन है, तो वो टाइटन है, तो ये तो गलत होना ही नहीं था, तो इसका सैटर्न हो जाएगा। ओके, कोई डाउट? कैसा रहा आज का क्लास? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। और कल के लिए, कल से आप लोग समय से आएंगे, हमारी क्लास जो हो रही है 7:30 से हो रही है, तो कल से आप लोग समय से आए और कमेंट बॉक्स में बताएं कैसा रहा आज का क्लास। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।